नमस्कार साथियों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हमने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, जिसमें हम सामान्य परिचय राजस्थान का पढ़े थे। आज हम उससे आगे जो टॉपिक करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम कह सकते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है। अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है और उसमें से अगर राजस्थान ज्योग्राफी की प्रश्न आते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठते हैं वो इसी टॉपिक से उठते हैं। तो आज का पॉइंट हम शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, आज का पॉइंट है क्या? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन सा पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश आज पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनको हम मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करके उनको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है उसका कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। एक नंबर 2 है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और जो लास्ट है वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और चौथा है वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कितने बांट सकते हैं? 4 में बांट सकते हैं। अब देखते हैं कि इनका कितना कितना क्षेत्रफल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तो किसकी करते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश की। मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल में क्या है? फैला हुआ है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है वो 61.11% 1% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका विस्तार 9.3% क्षेत्रफल में है। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका जो क्षेत्र है वो 6.29% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो लास्ट कौन सा बच गया आपका? पूर्वी मैदानी प्रदेश, वह 23.3% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ? तो कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे कम फैला हुआ कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। फिर कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से। मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहां पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वहां पर राजस्थान की 11% और बच गए कितनी? 39% पॉपुलेशन वो कहाँ निवास करती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। तो जनसंख्या पूछे तो भी मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल पूछे तो भी कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है इतना। अब हम देखते हैं कि इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तैथिस सागर के अवशेष से। किससे मानी जाती है? तैथिस सागर के अवशेष से। अब देखो तैथिस सागर प्राचीनतम समय की बात करें तो उसमें पृथ्वी एक विशाल क्या था? स्थलखंड, और उसके चारों तरफ क्या था? जल। इसको तो क्या कहते थे? पैंथालासा। और इसको क्या कहते थे? पेंजिया। कालांतर में जब इनमें क्या हुआ? आपस में हलचल हुई तो इसके कितने भाग हो गए? 2 भाग। ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला क्या बन गया?
गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब इनके बीच में जो ये धीरे धीरे इसमें क्या आ गया, खिंचाव आता गया, और इसके बीच में जो किसका निर्माण हुआ था, तैतीस सागर का, और उसी का अवशेष कौन सा माना जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है। ठीक है इतना। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो किसका हिस्सा माना जाता है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो खंड था ये नीचे वाला, इसका भाग माना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भी किसका हिस्सा माना जाता है, दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड का। और जो बाकी बच गया कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसे हम कह सकते हैं अंगारा लैंड, अर्थात कह सकते हैं नदियों के निक्षेप से बना हुआ है, नदियों के निक्षेप। अगर खंड में से पूछा जाए तो आप कौन सा बताएंगे, अंगारा लैंड से बताएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति तैतीस सागर के अवशेष के रूप में ही, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड के, दक्षिण पूर्वी पठारी है उसकी गोंडवाना लैंड खंड से मान जाती है, और पूर्व मैदानी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति नदियों के निक्षेप से मान जाती है, लेकिन खंड पूछा जाए तो कौन सा, अंगारा लैंड बताओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई, अर्थात इनकी उत्पत्ति कौन से युग में मान जाती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो उत्पत्ति है वो प्लिस्टोसीन जो काल था, युग था, उसमें इसकी उत्पत्ति मानी जाती, किसकी, मरुस्थलीय प्रदेश की। फिर बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन। कौन सी, प्री कैम्ब्रियन काल में क्या मान जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। दक्षिण पूर्वी पठार है, इसकी उत्पत्ति हुई थी क्रिटियस काल में। क्रिटेशियस काल में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति किसमें हुई थी, प्लिस्टोसीन काल में। प्लिस्टोसीन काल में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी, किसकी, पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो ये क्या था, इनका एक सामान्य सी विभाजन था, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट कर पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है, और सबसे छोटा कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठार है। फिर इसमें पॉपुलेशन पढ़ी हमने। फिर इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से मरुस्थलीय, गोंडवाना लैंड से अरावली पर्वतीय, गोंडवाना लैंड से ही दक्षिण पूर्वी पठार, और पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किससे है, नदियों के निक्षेप, अंगारा लैंड का भाग है। इसकी उत्पत्ति प्लेइस्टोसीन काल युग में हुई मरुस्थल की। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, दक्षिण पूर्वी पठार की क्रिटेशियस काल में, और पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति किसके काल में हुई थी, प्लेइस्टोसीन काल में हुई थी। तो ये क्या था, इनका सामान्य वर्गीकरण। चलो इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कौन से पॉइंट की, जो आपका शुरुआती भाग है, प्रदेश है कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा लेते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, नंबर 1 वाला ये पढ़ते हैं सबसे। अब देखो इसमें सबसे पहले इसको देखा जाएगा तो इसके क्षेत्रफल भी देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, इसकी उत्पत्ति देखेंगे, मतलब सारा इसका सामान्य सा परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले मरुस्थल भाग को देखते हैं। तो ये जो खंड है, ये खंड है वो ग्रेट पेलियो अफ्रीकन मरुस्थल का क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं आप कि जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है, थार का जो मरुस्थल है वो किसका हिस्सा है, ग्रेट पेलियो अफ्रीकन मरुस्थल का क्या है, हिस्सा है, अर्थात उसका भाग माना जाता है। नंबर 2 कंडीशन इसमें अगर देखना चाहे तो जो ये 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ था, लेकिन ये मुख्य रूप से कौन सी भूमि का है, अंगारा लैंड का क्या है, भाग है।
अर्थात कह सकते हैं कि मरुस्थल है, मरुस्थलीय जो प्रदेश है राजस्थान का, वो कौन से भाग का अंग है? अंगारालयन भूमि का अंग माना जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं क्या इसका विस्तार। क्या रे? विस्तार। इसका विस्तार कितने जिलों में है? 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में है। और 12 जिलों को याद रखने के लिए क्या है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पांचू गंजू जो भी हैं, पांचों गंजू जो भी हैं, सिनाबा जाजे, सिनाबा जाजे। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हो आप? पूरे 12 जिलों को याद कर सकते हो, जिसमें क्या फैला हुआ है? मरुस्थलीय प्रदेश है। अब देखो सबसे पहले हम पा का मतलब क्या है? पाली। ठीक है। चू का मतलब चूरू। ग का मतलब गंगानगर हो गया। झू का मतलब झुंझुनू। जो का मतलब जोधपुर। बी का मतलब बीकानेर। है का मतलब हनुमानगढ़। सी का मतलब सीकर। ना का नागौर। बा का मतलब क्या हुआ? बाड़मेर। जा का जालोर। और जे का मतलब जैसलमेर। तो ठीक है, कौन क्या ट्रिक बनी है? पांचों गंजू जो भी हैं सिनाबा जाजे, इन 12 जिलों में थार के मरुस्थल, थार मरुस्थलीय प्रदेश का क्या पाया जाता है? हिस्सा पाया जाता है, अर्थात इसका फैलाव पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या वनस्पति, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो आप कह सकते हैं कौन सी? जीरोफाइट। जीरोफाइट्स जो वनस्पति है वो पाई जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं मरुद्भिद वनस्पति। कौन सी कहते हैं? मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं, जिसके अंतर्गत खेजड़ी, रोहिड़ा, आक, बबूल, कैर, झाड़ियां, सारी की सारी जो वनस्पतियां हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। ओके। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं क्या इसका ढाल। इसका ढाल, मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल कहां से कहां तक है, अर्थात कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में है। देखो इसका ढाल है वो सीधा सा, आपको एक बार याद रखना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहां से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या पाया जाता है? इसका ढाल पाया जाता है। जैसे ये राजस्थान का एक मानचित्र से हम ले लेते हैं। इधर से जो इसका ढाल है ना, ये ढाल, इधर से ढाल कौन साइड में पाया जाता है? इस साइड में पाया जाता है। तो ये कौन सी हो गई? उत्तर, और ये कौन सी हो गई? पूर्व। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या पाया जाता है? इसका ढलान पाया जाता है। ठीक है इतना? ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। वर्षा रेखा अरावली से क्या करती है? इसको अलग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि कौन सी वर्षा रेखा है जो अरावली से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो मरुस्थलीय प्रदेश को क्या करती है? अरावली से अलग करती है। ठीक है, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ चर्चा करते हैं। ओके। अब चलो आगे बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार क्या करते हैं, हम इस प्रदेश का मानचित्र बनाते हैं, अर्थात मानचित्र ड्रॉ करते हैं। कौन से का? मरुस्थलीय प्रदेश का।
ये लीजिए, ये कौन सा हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। और जो ये वर्षा रेखा है, ये कौन सी वर्षा रेखा हो गई, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई, जो क्या करती है, मरुस्थलीय प्रदेश को अरावली से क्या कर देती है, अलग निकाल देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कौन सी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वो क्या करती है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर देती है। और वो कहाँ से होती है, देखो ये गंगानगर है, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ होती हुई यहाँ से क्या करती है, नीचे दक्षिण की ओर आ जाती है। कौन सी सेवन है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो मरुस्थलीय प्रदेश को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। एक भाग कौन सा है, पहला भाग है इसका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर वाला। और दूसरा जो प्रदेश है वो कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न ये है कि मरुस्थलीय प्रदेश को कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो दो भागों में बांटती है, तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जिसमें पहला कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा बनेगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इतना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके भी दो भाग हैं, एक तो कौन सा, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा कौन सा है इसका, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अर्थात कह सकते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के कितने भाग हो जाते हैं, दो, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ऐसा प्रदेश जिसमें क्या नहीं है, स्तूप नहीं है, वो तो कौन सा कहलाएगा, मुक्त प्रदेश, और जिसमें है वो कौन सा कहलाएगा, युक्त प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके कितने भाग हैं, 4 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है, यहां से लेकर के यहां तक, कौन सा, घग्गर का मैदान, तो पहला कौन सा हो गया, घग्गर। ठीक है, नंबर 2 है ये इसका शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। नंबर 2 कौन सा, शेखावाटी, शेखावाटी हो गया। नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। अब देखो ये नागौर का हिस्सा आ गया बीच वाला, तो ये जो ये क्षेत्र हो गया कौन सा कहलाएगा, नागौरी उच्च भूमि। और लास्ट में जो बच गया कौन सा, नंबर 4 वाला, अर्थात उसे कह सकते हैं लूणी अर्थात गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, अर्थात इसे कह देंगे लूणी बेसिन क्षेत्र। ये लो, मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटती है, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके भी कितने भाग हैं, 2, एक वो भाग जहां पर क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और एक वो प्रदेश जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है, उसी तरह से फिर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके कितने भाग पाए जाते हैं, 4 भागों में बांटा गया है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी अर्थात गोडवाड़ प्रदेश। ये है क्या, इनके प्रमुख भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ये क्षेत्र, कौन सा, ये क्षेत्र कौन सा है, कौन सा, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या करते हैं, हम बातें करते हैं। ओके, तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले हम लेंगे क्या, चांदन नलकूप। देखो ठीक है, ये जो हिस्सा है बाड़मेर वाला, ये बाड़मेर जैसलमेर, यहाँ पर क्या पाया जाता है, चांदन नलकूप पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, थार का घड़ा। क्या कहते हैं जिसे, थार का घड़ा, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, मीठा जल पाया जाता है। अर्थात थार का घड़ा किसे कहते हैं, चांदन नलकूप को कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान भाग में पाया जाता है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, नंबर 2, यहां पर क्या है, उद्यान, अर्थात जैसलमेर वाला हिस्सा और ये बाड़मेर वाला, ये जो हिस्सा है यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, उद्यान, उद्यान का नाम क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। और इसके अंतर्गत जैसलमेर में कितना है, ये जैसलमेर में है 1900 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर में कितना है, 1262 वर्ग किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पाया जाता है, तो उसका आपका आंसर होगा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत जैसलमेर जिले में इसका हिस्सा आता है वो 1900 वर्ग किलोमीटर, और बाकी बच गया कितना, 1262 वर्ग किलोमीटर, वो कहाँ है, बाड़मेर में। हो गए यहाँ पर। फिर बात करते हैं नंबर तीसरी विशेषता की। तो यहाँ क्या पाया जाता है, एक सर्प पाया जाता है। क्या, सर्प। और सर्प का नाम भी क्या है, पीयूणा। कौन सा सर्प, पीयूणा सर्प है, जो कहाँ पाया जाता है, जोधपुर में। ये जो हिस्सा है यहाँ पर सर्वाधिक पीयूणा नस्ल के क्या पाए जाते हैं, सर्प पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 4 विशेषता इस पार्क की, यहाँ पर क्या है, माचिया सफारी पार्क लगाया गया है। कहां पर, जोधपुर में। ये हिस्सा है, देखो कौन सा, ये हिस्सा, यहाँ पर कौन सा पार्क लगाया गया है, माचिया सफारी पार्क लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, ये मरु वनस्पति को संरक्षित करने के, अर्थात कह सकते हैं जो मरुस्थल की जो वनस्पति है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए मरुस्थलीय प्रदेश में माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंतर्गत लगाया गया है। ठीक है इतना, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करते हैं किसकी, नंबर 5 की। कौन सा, लाठी सीरीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा, लाठी सीरीज क्या है। देखो ये जैसलमेर है और इधर पाकिस्तान, जैसलमेर और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर क्या पाई जाती है, भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है, कहां पर, जैसलमेर और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर, जिसे क्या नाम दिया गया है, लाठी सीरीज दिया गया है। इस लाठी सीरीज पर कौन सी घास उगती है, सेवन घास। प्रश्न पूछा जाए कि सेवन घास कहाँ उत्पन्न होती है मरुस्थल में, तो आप कहेंगे लाठी सीरीज क्षेत्र के ऊपर कौन सी घास उगती है, सेवन घास उगती है। और सेवन घास को साहिवाल, कौन सी, साहिवाल नस्ल की गायें खाती हैं। इतना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहिवाल की नस्ल कौन सी घास खाती है, सेवन घास। और सेवन घास कहाँ उगती है, लाठी सीरीज, जो क्या है कि भूगर्भिक जल पट्टी है, जो जैसलमेर और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर पाई जाती है। ठीक है इतना, ओके। आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे इसके बाद में बात करते हैं किसकी, शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत ही स्तूपों की। किसकी, स्तूप। देखो स्तूप है, मुख्य रूप से सर्वाधिक जो स्तूप है ना, वो कौन सा पाया जाता है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो स्तूप है वो क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। और सर्वाधिक में पूछा जाए तो कहाँ, कौन से जिले में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। अर्थात पूछा जाए कि अनुप्रस्थ प्रकार के जो टीले हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब देखो अनुप्रस्थ प्रकार के टीले कैसे होते हैं, जैसे मान के चलिए इधर से क्या चल रही है, हवा चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है, हवा। कहाँ से, इधर से हवा चल रही है। अब किस प्रकार से, जैसे जैसे हवा चल रही है तो उसके समकोण पर नहीं न बन के उससे क्या बनते हैं, समकोण पर क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। अर्थात टीले बनते हैं, उसको क्या, कौन से टीले कहते हैं, अनुप्रस्थ स्तूप कहते हैं। जैसे हवा इधर से चल रही है उसके सामने समकोण पर क्या बन जाए, टीले बन जाए, वो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ प्रकार के टीले कहते हैं। अर्थात हवा के समकोण पर बनने वाले टीले क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ स्तूप कहलाते हैं। ठीक है। अगला कौन सा है, अनुदैर्ध्य टीले।
कौन सा? अनुदैर्घ्य टीला। ये सब सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं इसको सर्वाधिक रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? बाड़मेर में। जैसे ये हवा चल रही है तो ये हवा के समकोण बन के कहाँ बनते हैं? उनके समानांतर बनते हैं, अर्थात वायु उनके बीच में से होके निकलती है। अर्थात वायु के समानांतर जो टीले बनते हैं उन्हें क्या, कौन सा टीला बोला जाता है? अनुदैर्घ्य टीले कहा जाता है। ठीक है इतना। आगे फिर देखिए, इसके बाद जो तीसरा टीला बनता है वो कौन सा है? बरखान। कौन सा बनता है? बरखान, अर्थात अर्धचंद्राकार टीले। कौन से? अर्धचंद्राकार जो टीले हैं वो क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। और इनका निर्माण इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ से जब वायु आती है, पवन आती है, तो क्या करती है? मिट्टी का कटाव करती है, मिट्टी से आ जाती हुई पवन क्या करती है? फिर इनको पीछे की ओर बढ़ा देती है। तो सर्वाधिक रूप से स्थानांतरण भी किसका होता है? बरखान टीले का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ये क्या था? स्तूप। स्तूप के बाद में और अगर देखा जाए, एक प्रकार का स्तूप बनता है जिसका नाम क्या है? नेबरवा। कौन सा? नेबरवा। अब देखो नेबरवा होता क्या है? झाड़ियों के पीछे, किसके? झाड़ियों के पीछे क्या बने? टीले। अगर झाड़ियों के पीछे किसका निर्माण होता है? टीलों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नेबरवा कहा जाता है। ठीक है, किसके पीछे? झाड़ियों के पीछे टीले बने। तो ये प्रकार के हो गए। अब हम बात करते हैं कि रेगिस्तान में सर्वाधिक स्तूप कौन सा मिलता है? अनुप्रस्थ मिलता है। कौन सा मिलता है? अनुप्रस्थ मिलता है। और ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सभी प्रकार के स्तूप मिलते हैं? तो वो कौन सा है? जोधपुर। अर्थात जोधपुर में सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें फिर बात करते हैं किसकी? तारा की, कि तारा क्या है? तारा क्या है? देखो ये बालू का मुक्त प्रदेश है। कौन से प्रदेश? बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त प्रदेश में चारों ओर क्या टीले बने क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। बालू का मुक्त प्रदेश में एक तरफ से चारों तरफ क्या बने होते हैं? उनके टीले बने होते हैं, और वो किसके समान दिखाई देते हैं? तारा के समान। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। फिर आगे विशेषता कौन सी? इर्ग। कौन सी? इर्ग। ये देखो जैसलमेर है। कौन सा? ये क्षेत्र है जैसलमेर। जैसलमेर के पश्चिम का हिस्सा आप कह सकते हैं, जैसलमेर का पश्चिमी भाग अर्थात मरुस्थल क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। अर्थात प्रश्न पूछा जाए कि इर्ग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जैसलमेर के जो पश्चिम का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। फिर इसके बाद में अगली जो विशेषता निकल के आती है वो कौन सी आती है? इसकी रन। कौन सी? रन। कि रन क्या है? ठीक है, तो देखिए ये बना हुआ है और एक टीला ये बना हुआ है। इन दो टीलों के बीच में अगर क्या बनती हो? अस्थायी झील। किसका निर्माण हो जाए? अस्थायी झील का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रन। दो टीलों के बीच में किसका निर्माण हो जाए? अस्थायी झील का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रन। ठीक है, फिर रन के बाद में क्या? प्याला। ठीक है, ये दो टीले हैं, इसके बीच में कौन सी झील का निर्माण हो जाए? स्थायी झील का। किसका निर्माण हो जाए? स्थायी झील का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं प्याला। अब देखो इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि दो टीलों के बीच में अगर स्थायी झील है तो क्या कहलाएगी? प्याला कहलाएगी। अगर अस्थायी झील बनती है तो क्या कहलाएगी? रन कहलाएगी। ठीक है, अब जैसलमेर में एक तो क्या? धरियन और एक धोरे। देखो जैसलमेर में जो टीले हैं अर्थात कौन? क्या? टीले मिट्टी के, उनको को क्या पाए जाते हैं? क्रमबद्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हो? क्रमबद्ध पाए जाते हैं। तो जैसलमेर में तो उसको क्या कहते हैं?
धैर्यन, ठीक है। और दोहरे उनको कहाँ कहा जाता है? बाड़मेर में। अर्थात मरुस्थल के वह टीले जो क्रमबद्ध रूप में पाए जाते हैं उन्हें जैसलमेर में तो धैर्यन कहा जाता है और बाड़मेर में उनको क्या कहा जाता है? धोरे के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें एक और आता है क्या? पीडमांड। कौन सा? पीडमांड। अब देखो पीडमांड किसे कहते हैं? राजसमंद जिला है ये, इधर कौन सा? राजसमंद जिला है। अर्थात राजसमंद के टीले अर्थात जो पहाड़ी बनी हुई है उनको किस नाम से जाना जाता है? पीडमांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे करते हैं काम। ये इतना हो गया काफी, 1 मिनट। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे किसकी? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की क्या करते हैं? बातें करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बातें करते हैं। सबसे पहले कौन सा था उसमें? घग्गर का मैदान। देखो घग्गर का मैदान है, उसका मुख्यतः निर्माण कौन सी नदी के कारण हुआ है? अर्थात घग्गर के कारण क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर प्रमुख रूप से देखा जाए तो एक सभ्यता विकसित हुई थी, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता भी क्या हुई? इसके किनारे यहाँ पर विकसित हुई है। और यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जो बाढ़ आती है वो कौन सी नदी के कारण आती है? घग्गर नदी के कारण ही आती है। अर्थात इसका पूरा जो क्षेत्र है वो किससे मतलब अवतरित होता है? पूरा का पूरा घग्गर नदी के कारण होता है। नंबर 2 है, कौन सा प्रदेश है? शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश है, इसके अंतर्गत मुख्य बात यह है कि यहाँ से कोई भी नदी क्या नहीं करती? बाहर नहीं निकलती। अर्थात शेखावाटी में जो नदी बहती है वो शेखावाटी में क्या हो जाती है? अपने स्थान अर्थात अपना जल समाप्त कर लेती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो, चूरू, सीकर, झुंझुनू और कुछ भाग किसका है? नागौर का भी इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो केवल और केवल जल अपना यहीं पर रखती है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली क्या है? यहाँ की प्रमुख नदी है। इस प्रदेश को क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा? बांगड़ प्रदेश। याद रखना, बांगड़ बोल रहा। और बागड़ प्रदेश कौन सा है? बोलो, बागड़ प्रदेश। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है नीचे वाला वो तो क्या कहलाता है? बागड़ प्रदेश। और बांगड़ प्रदेश कहलाता है शेखावाटी वाला जो प्रदेश है वो कौन सा कहलाता है? बांगड़ प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बरखान स्तूप पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक जो बरखान स्तूप वो कहाँ पाए जाते हैं? तो शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 कौन सा है? नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि। अब नागौरी उच्चभूमि में देखना क्या है? यहाँ पर नागौर प्रमुख हिस्सा है और यहाँ पर क्या पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। कौन सी? कुब्बड़ पट्टी। अब कुब्बड़ पट्टी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? इस पर यहाँ पर फ्लोराइड है, जिसके कारण व्यक्तियों के पीछे क्या निकल आया है? कुब्बड़। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। किसके कारण? फ्लोराइड के कारण। यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें के अंतर्गत कौन सी हैं? सांबर है, डीडवाना है, तालछापर है। ये जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? देगाना है। वो सारी की सारी झीलें किसके अंतर्गत आती हैं? नागौरी उच्चभूमि के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4 है, वो कौन सा है? लूणी बेसिन। कौन सा? लूणी बेसिन। देखो लूणी बेसिन के अंतर्गत उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इस बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लूणी, जवाई, जोजड़ी,
सुकड़ी, ये जो तमाम नदियां हैं इनके द्वारा जो यहाँ पर किसका निर्माण किया जाता है, बेसिन का निर्माण किया जाता है, वो क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश का शुरुआती भाग, कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश, उसका हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। अब नंबर 2 का अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसका हम अगली क्लास में। धन्यवाद।